हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। जो हमसे कंटिन्यू जुड़े हैं उन्हें पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं और अभी हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई है। थर्ड यूनिट में हमारा पहला ही टॉपिक चल रहा है। आई होप आपके पास सिलेबस होगा, है ना। पहला टॉपिक क्या था कि हमें 73 और 74 जो संविधान संशोधन था उसके संदर्भ में जन भागीदारी बताना है एवं स्थानीय स्वशासन इसके आगे लिखा हुआ था। स्थानीय स्वशासन मैंने आपको पहले कराया है। मैंने आपसे कहा था कि जब आप इस चीज को समझ लोगे तो आपको जो टॉपिक का पहला वाला पार्ट है यानी इन संशोधनों के जरिए जो जन भागीदारी बताना है वो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वैसे तो अब हम टॉपिक बहुत अच्छे से देख चुके हैं, पृष्ठभूमि भी देखी थी स्थानीय स्वशासनों की, फिर हमने क्या देखा था कि इन्हें संवैधानिक दर्जा मिल गया था। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा कौन से भी संविधान संशोधन के तहत मिला था? 73वें संविधान संशोधन के तहत और 74वें संविधान संशोधन के तहत। क्या व्यवस्था हो गई थी भाई? यानी इनमें पंचायतों यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जिसे आप कह सकते हो उन्हें संवैधानिक दर्जा मिल गया था और इनमें नगरीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। यानी संविधान में इनके संबंध में कुछ बेसिक प्रावधान कर दिए गए थे। हमसे आगे का पार्ट क्या पूछा है कि इन संशोधनों के जरिए हमें जनता की भागीदारी बताना है। अब जनता की भागीदारी कहां होगी भाई? मैं तो आपको जनता कह नहीं सकती, है ना। जनता और सरकार, जब शासन की जब बात होती है तभी बाकी लोगों को या जो आम लोग होते हैं उन्हें जनता कह के बुलाया जाता है। आप थोड़ी मेरी जनता हो, है ना। तो आप में आपस में तो एक दूसरे को जनता नहीं कह सकते, है ना। हम जनता शब्द से आम लोगों को कब संबोधन करते हैं? जब शासन की बात हो रही हो या राजा की बात हो रही हो, है ना। या तो राजा होगी और उसकी जनता होगी, तो अब राजा तो होती नहीं है, तो अब शासन कौन संभाल रहा है? सरकार। तो यानी शासन या सरकार की बात कर रहे हैं तो हम किस जनता की बात कर रहे हैं? तो हमें जनता की भागीदारी बताना है और बताना किसमें है? इन संशोधनों के संदर्भ में। मतलब ये क्या इन्होंने क्या व्यवस्था की और उसमें अब जनता क्या भागीदारी कर रही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? स्थानीय स्तर पर सरकारें बनाई थी, यानी एक ऐसी संस्थाओं का गठन किया था जो स्थानीय स्तर पर, ये ग्रामीण स्थानीय स्तर पर और ये शहरी स्थानीय स्तर पर क्या कर रही थी? शासन संभाल रही थी। यानी जनता अब यहाँ के जो शासन संभाल रही हैं, संसाधनों का प्रबंधन कर रही हैं, नियोजन व्यवस्था संभाल रही हैं, नीति निर्माण कर रही हैं, या इनके जरिए स्थानीय स्तर से लेके ऊपर तक जो शासन के फैसले होते हैं, नीतियां होती हैं, कार्यक्रम होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनके शासन के जो भी निर्णय होते हैं उनमें जनता क्या प्रभाव, जनता का क्या भूमिका रह रही है, जनता क्या काम कर रही है, जनता कैसे भागीदार बन रही है, ये हमें अब अपना पहले टॉपिक के पहले पार्ट में कवर करना है। तो वैसे तो हम स्थानीय स्वशासन पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने सभी चीजें पढ़ी हैं, पृष्ठभूमि भी पढ़ी उसकी, और इनके जरिए जो संवैधानिक दर्जा उन्हें मिल गया वो भी देखा, और अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं हमने वो भी देखा। तो आप वैसे सारे प्रावधान यदि आपने पढ़े हैं, मुझसे भी पढ़े हैं या कहीं और भी पढ़े हैं स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, तो अब आपको ये पता होगा कि जनता कैसे भागीदार कर रही थी। तो चाहती तो मैं ये आगे का आपको बोल देती कि अब ये आप खुद से लिख के देखिए, मैंने चूंकि टॉपिक आपको समझा दिया है तो आप खुद ही लिख के देखिए। लेकिन देखिए इस तरह के जो टॉपिक होते हैं उनमें होता क्या है कि कोई यदि एक व्यक्ति कवर करता है तो वो कुछ ही डायमेंशन कवर कर पाता है, उसकी सोच, और स्पेशली पहली बार में हो सकता है मैंने अभी जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, हो सकता है अगली बार जब मैं उसको लिखूं तो मैं इसमें और भी सुधार कर दूं, है ना। या जब मैं आंसर राइटिंग कर रही होंगी तो मैं उसको और अच्छे से फ्रेम कर दूं, उन्हीं बातों को मैं और अलग तरीके से कह दूं, क्योंकि आपको तो क्या है सारी चीजें समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगी। लेकिन हो सकता है आप जब उस आंसर को आंसर फॉर्म में उस कंटेंट को लिखोगे तो आप उसे और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना दो, है ना। आपने देखा होगा कि एक एक बैच में
100 200 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही का होता है। क्यों? क्योंकि उस चीज को वो वहां कॉपी को, जो कंटेंट उन्हें सेम कंटेंट सबको मिला है, उसे वो कैसे अच्छे से अच्छे प्रेजेंट करके अपनी बात उसको समझा सकते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, तो मैं तो आप सबको एक जैसा ही दूंगी, है ना। अब आप उसे कैसे अच्छे से प्रेजेंटेबल बना सकते हो, मैंने कुछ 300 350 वर्ड के आसपास मैं आपको इस संबंध में मटेरियल दूंगी। आप क्या करना है, एक आंसर इसका मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम 200 शब्द का ही हमसे पूछा जा सकता है, तो एक 200 शब्द के हिसाब से तैयार कर लेना। और यदि 50 शब्द में लिखने आया तो क्या लिखोगे, एक उस तरह से तैयार कर लेना। या एक इस तरह से भी तैयार करना कि यदि सिर्फ 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी पूछ ली तो क्या लिखोगे, और या 74वें अकेले में पूछ ली तो क्या लिखोगे, है ना। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से आप इसको तैयार कर लेना। ठीक है। अच्छा, जब हम स्थानीय स्वशासन, अभी तक हम जो भी मटेरियल हमने पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा आपसे 3 नंबर में वहां से पूछा जा सकता है। और यदि उनको पूछना भी होगा स्थानीय स्वशासन, क्योंकि टॉपिक लिखा हुआ है, तो वो आपसे ज्यादा क्या पूछ लेगा, उसे 50 शब्द में पूछ लेगा। और 50 शब्द में भी क्या पूछेगा, या तो वो आपको बोल देगा कि पंचायतों के संदर्भ में 2-3 प्रावधान लिखिए, तो आप सब जो भी अनुच्छेद हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी अनुच्छेद उठा के लिख सकते हो, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, मध्य प्रदेश में आ गया तो मध्य प्रदेश की संरचना एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपसे बन जाए। वहां से आपको 200 शब्द में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको 200 शब्द में, यहाँ जो इस टॉपिक का पहला पार्ट है जहां हमें इन संशोधनों के संदर्भ में जन भागीदारी बताना है, यहां से आपको 200 शब्द में देखने को मिल सकता है, या 50 शब्द में भी आपसे आ सकता है। ठीक है, तो इसे आप 200 शब्द में, भाई ज्यादा, मैं आपको मटेरियल भी ज्यादा शब्दों में क्यों देती हूँ, ताकि आप उसे संक्षिप्त यदि करना हो तो आप कर सकते हो, है ना। लेकिन यदि आपको ज्यादा लिखना होगा, यदि मैं सिर्फ आपको 50 शब्द में प्रोवाइड करा के चली जाऊं, तो अब आपको 200 शब्द में लिखना होगा तो कहां से लिखोगे, है ना। तो इसलिए मैं तो ज्यादा वर्ड लिमिट ही दूंगी। और फिर ये भी रहता है कि मान लो एक ही क्वेश्चन पेपर में आपसे एक ही प्रश्न अलग अलग तरीके से 2 जगह पूछ लिया गया, तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आपको उस आंसर को रिपीट ना करना पड़े, है ना। तो उस तरह से मैंने कुछ 300-350 वर्ड निकाले हैं, मैं आपको वो कराऊंगी। मैंने चूंकि पहली बार इसको करा अभी, तो जितनी चीजें मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, जितनी चीजें मेरे पास अभी, जितने डायमेंशन मैं कवर कर पाई हूँ आंसर में, उतना मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। अच्छा, टॉपिक 2 तरह से होते हैं। एक तो उसकी, कोई भी टॉपिक होता है उसकी निश्चित भाई परिभाषा होती है, उसका निश्चित कंटेंट होता है कि जो है सो है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे जन भागीदारी की मैं बात कर लूं, तो ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि ये आप इसमें कंटिन्यू चीजें ऐड कर सकते हो, जहां से भी इनसे रिलेटेड चीजें आपको पता चले आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे अभी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है ना, और हमारे मामा जी जगह जगह पे कई तरह के भाषण देते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि आप यदि कोई मंत्री या हमारे मुख्यमंत्री जी कोई भी इस तरह से कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, या किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में आप कहीं कुछ पढ़ते हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि वहां से क्या हो रहा है, स्थानीय स्वशासनों के जरिए जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो वो चीज भी आप उठा के इस आंसर में ऐड कर सकते हो। और बाकायदा मेंशन कर सकते हो कि अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस प्रकार कहा है, इससे सिद्ध होता है कि जन भागीदारी किस प्रकार हो रही है इन निकायों के जरिए, है ना। तो ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो। ऐसा नहीं किसी ऐरे गैरे ने कहा है वो चीज मेंशन नहीं करना है, कोई किसी पद पर है और वो कोई ऐसे इस तरह की बातें कर रहा है, या कोई न्यूज आर्टिकल वगैरह आए हैं, तो उनको आप इस तरह के आंसर में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जहां से आपको मतलब जो रिलेटेड हो, तभी आपसे क्यों कहा जाता है कि सिलेबस याद कर लीजिए। क्या सिलेबस आपको पेपर में लिखने आएगा? नहीं ना, सिलेबस याद इसलिए कराया जाता है ताकि आप जब उससे रिलेटेड चीजें आप कहीं भी आपके सामने आए तो आप उन्हें कैच कर पाओ, उन्हें अपने आंसर फ्रेमिंग में उनका इस्तेमाल कर पाओ कि हाँ यार ये चीज तो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उसे वहां से उठा लोगे, अपने आंसर में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हम
लिख लेते हैं आंसर। और वैसे इसके लिखित नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक तो दे ही दूंगी आपको, लेकिन यदि आप लिंक के जरिए, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे बाद में मैसेजेस आते हैं कि मैम लिंक के जरिए ओपन नहीं हो रहा है, तो वो कुछ दिक्कतें हो सकती है टेक्निकल, तो आप टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया के नाम से भी सर्च करोगे तो वहां भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिखित नोट्स तो वैसे आपको वहां मिल जाएंगे, लेकिन मैंने नोट्स में लिखा क्या है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी आपको, है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए और आपको ये पता हो कि जन भागीदारी मतलब आपको समझ में आ जाए। यदि अभी तक पढ़ने के बाद किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता की भागीदारी कैसे होगी, और होता भी ये है कि देखो हम एक आध बार चीजें पढ़ते हैं ना, तब हमें समझ में उतनी ज्यादा नहीं आती, बहुत हम 50 शब्द लिख देंगे, लेकिन 100-200 शब्द लिखते लिखते हो सकता है किसी के दिमाग में नहीं आ रहा हो कि इसमें जन भागीदारी में लिखूं क्या, है ना। तो ऐसा है, तो हम कुछ कंटेंट में आपको उपलब्ध करा दूंगी, जैसा मैंने आपको कहा कि इससे रिलेटेड आपको चीजें कहीं भी मिले तो आप अपने आंसर फ्रेमिंग में उनका इस्तेमाल कर सकते हो। 350 के आसपास वर्ड है, तो आपको क्या करना है, जब आप अपने आंसर को मैक्सिमम 200 शब्द के हिसाब से उसको तैयार करना है, उसको समराइज करना है। हो सकता है कुछ बातें आप डायग्राम बना के कह देना, जैसे मैंने तो सब कुछ आपको समझ में आए तो मैंने तो पैराग्राफ फॉर्म में सब कुछ लिखा है ना। आप क्या करना, उन बातों को छोटे छोटे पॉइंट्स में कह देना, जो बातें हम पैराग्राफ में कह रहे हैं, तो वही शब्द आपके 200 शब्द में समेट जाएंगे और सारी बातें भी आप कह पाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखवाया है वो सही नहीं है या गलत है, तो ऐसा नहीं है, वो भी सफिशियंट है, लेकिन आप इसमें और चीजें ऐड कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है अगली बार मैं ही इस आंसर को लिखूं तो मेरे दिमाग में भी और चीजें आ जाए कि हाँ यार ये भी हो सकता है, तो मैं भी उसमें सुधार करूं। तो इसी तरह आप आंसर पढ़ना। क्या होता है, किसी भी टॉपिक के प्रति हमको समझ विकसित करनी होती है कि हाँ भाई ये टॉपिक में हमको ये लिखना है, तो फिर उससे रिलेटेड चीजें हमारे दिमाग में आने लगती हैं और हम बहुत अच्छे से उसको फ्रेम कर पाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो जितना भी मैं लिखवा रही हूँ मुझे उम्मीद है इतना सफिशियंट होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आप उसमें बार बार लिखने में यदि आपको और भी चीजें याद आती हैं, जैसे आप व्यवहारिक रूप से देखते हो गए ग्रामीण स्तर पे पंचायतों के संदर्भ में, शहरी स्तर पर नगरीय निकायों के संदर्भ में, तो आप वो चीजें भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि अभी तो हम प्री की आंसर की में उलझे हुए हैं और मैम आप मेंस का टॉपिक लेके आ गए। तो देखिए उसका रीजन था, मुझे घर जाना है कुछ टाइम के लिए, तो फिर लंबा गैप हो जाता, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो एक आध अपलोड करके जाती हूँ। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का तो फायदा ये है कि जब आपके पास फुर्सत हो आप देख लीजिएगा, है ना। तो इसलिए मैं एक आध वीडियो आपको उपलब्ध करा के जाना चाह रही थी। वहां मेरे गांव में घर है तो वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो वहां से फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। अच्छा, आप लोगों के कुछ मैसेज जो प्राप्त हो रहे हैं कट ऑफ और जो गलत आंसर की आई है उसके बारे में क्या करना है, आप नंबर भी शेयर कर रहे हैं कि मैम इसमें होगा कि नहीं होगा, क्या करना चाहिए हमको आगे, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कशन कर लेंगे वीडियो के लास्ट में, है ना। अभी यहाँ हम क्या करते हैं, पहले ये टॉपिक को समझ लेते हैं ताकि कोई सिर्फ टॉपिक के लिए आया हो तो उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो बाकी चीजें हम सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके ले लिए हैं, जो जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उन सबके आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जितने टाइम मैंने लिखा वो टाइम मैं स्किप करते जाऊंगी और हम यहाँ सिर्फ समझने का रखेंगे। इसमें क्या लिखा है बोर्ड में, जो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगी, तो चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं या इसके नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे लिखित मिलेंगे ही सही, है ना। और यदि वहां से डाउनलोड नहीं होते हैं ना, तो आप लिखने की आदत तो आपको डालनी है मेंस के लिए, तो आप उस उन नोट्स में से, उन पिक्स में से अपने नोट्स आप तैयार करते चलिए, है ना। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, जो मैंने नोट्स में लिखा है वही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि नोट्स में लिखा क्या है। ठीक है, तो हमें देखना क्या है कि हमें 73 और 74वां जो संविधान संशोधन है उसके संदर्भ में जन भागीदारी बताना है, यानी उनके जरिए जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हुई। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जनता की भागीदारी की बात कर रहे हो मतलब शासन में भागीदारी, और शासन जितने भी काम करती है, शासन की जितनी भी जिम्मेदारी रहती है उन सब में, क्योंकि भाई शासन के संदर्भ में ही आम लोगों को जनता कहा जाएगा, है ना। तो वो चीज है। चलिए अब क्या हुआ,
हमने शुरुआत क्या, इस आंसर की जब हम शुरुआत करेंगे तो हम ये बता देंगे कि भाई ये जो संविधान संशोधन है इन्होंने व्यवस्था किस चीज की थी, तभी तो हम इनके जरिए जनता की भागीदारी बताएंगे। यानी इन संशोधनों ने क्या किया था, तब जनता की भागीदारी हो गई। तो हम पहले स्टार्टिंग में यदि सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि 73 और 74 का जो संविधान संशोधन है उसके संदर्भ में आपको जनभागीदारी बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये संशोधनों ने व्यवस्था क्या की। तो हमने वही कहा है कि 73 और 74 का जो संविधान संशोधन था उसके तहत सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब क्या, मतलब सत्ता किसी में केंद्रीकृत नहीं है या एक किसी के हाथों में नहीं है, अब सत्ता को बांट दिया गया है। कैसे बांट दिया गया है, क्योंकि भाई पहले केंद्र सरकार थी, केंद्रीय विषय पर उसका नियंत्रण था, फिर नीचे राज्य सरकार थी, राज्य के विषयों पर उसका नियंत्रण था। अब क्या किया, स्थानीय स्तर पे भी सरकारें एक तरह की बना दी कि भाई आप क्या करो, अब यहाँ के कुछ विषय हम आपको दे रहे हैं, इनके संदर्भ में शक्तियां अब आपको प्राप्त है, यहाँ सत्ता अब आप संभालो। यानी सत्ता अब केंद्रीकृत होके नहीं रह गई है, अब विकेंद्रीकृत हो गई है ना। तो वही है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण का प्रतीक इनको कहा जाता है, प्रतीक माने जाने वाली स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को संवैधानिक रूप से मान्यता मिल गई। ये संशोधनों के जरिए यही हुआ था, है ना। तो हमने यही कहा कि भाई इन संशोधनों ने व्यवस्था क्या की, तो कि सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो स्थानीय स्वशासन की संस्था या व्यवस्था है उसको संवैधानिक रूप से मान्यता मिल गई। मतलब ये व्यवस्था पहले भी थी लेकिन अब इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। साथ ही क्या हुआ कि देश में अलग अलग प्रकार से संचालित इस व्यवस्था में एक रूपता आ गई। मतलब अब पूरे देश में कुछ संविधान में कुछ बेसिक प्रावधान कर दिए कि ये बेसिक प्रावधान तो हर राज्य में एक जैसे होंगे, क्योंकि पहले क्या था, सब अपने यहाँ अलग अलग तरह से संचालित कर रहे थे नगरीय निकायों को और पंचायतों को, है ना। किसी के यहाँ 2 स्तरीय थी, किसी के यहाँ 3 स्तरीय थी, किसी के यहाँ थी नहीं, है ना। तो अब क्या कहा गया इन संशोधनों के बाद कि नहीं, कुछ बेसिक प्रावधान हम कर रहे हैं, बाकी जरूरतों के हिसाब से, चूंकि राज्य सूची का विषय था तो बाकी व्यवस्थाएं जो भी होंगी वो राज्य का विधानमंडल कर सकता है अपनी जरूरतों के हिसाब से, लेकिन बेसिक प्रावधान संविधान में ही कर दिए थे। यानी अब एक रूपता ला दी गई थी सभी राज्यों के यहाँ स्थानीय निकायों में, ठीक है। यही हमने कहा कि भाई ये संशोधनों के जरिए इनको संवैधानिक दर्जा मिला और पूरे देश में अब इन निकायों में एक रूपता आ गई। और क्या कहा गया, हमने जब ये इनके संवैधानिक प्रावधान पढ़े थे भाई, हमने देख चुके हैं कि इनके तहत पंचायतों को और इनके तहत नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो हम देख चुके हैं कि इनमें जो भी प्रावधान जोड़े हैं संविधान में, उनमें व्यवस्था की गई है कि क्या होगा कि भाई इनमें जो लोग चुन के जाएंगे उन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी। तो क्या कहा गया है यहाँ पे आगे कि और स्थानीय स्तर पर, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों, क्योंकि दोनों संशोधनों की बात कर रहे हैं, दोनों स्तर पर क्या हुआ है, जनता अपने बीच से प्रतिनिधियों को चुनकर शासन संचालन की भागीदार बन गई, है ना। मतलब ये संविधान में ही प्रावधान कर दिए गए थे कि इनमें से चाहे तो ग्राम पंचायतों की बात की जा रही हो या पंचायत व्यवस्था तीनों स्तर की पंचायत की बात की जा रही हो, वहां क्या था कि जनता अपने बीच में से ही प्रतिनिधि चुन के भेज रही थी। हर वार्ड में से अध्यक्षों की व्यवस्था अलग हो सकती है, लेकिन यदि वो या तो सरपंच तो सीधे चुना हो रहा था, अब यदि क्या था, यदि अध्यक्ष जो भी थे पंचायतों में यदि वो अप्रत्यक्ष हो भी रहे हैं तो भी जनता के प्रतिनिधि ही उन्हें चुन रहे थे, है ना। इसी तरह हमने नगरीय निकायों में भी देखा था कि या तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव तो हर वार्ड से हो ही रहे थे, ये तो संविधान में ही कह दिया था कि सदस्य तो प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाएंगे। फिर उसके बाद यदि अध्यक्षों को किसी और तरीके से चुना जाने की व्यवस्था की भी गई है तो भी ये सदस्य ही अध्यक्ष को चुनते हैं। और महापौर का चुनाव हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष ही होता है, सरपंच का भी प्रत्यक्ष होता है ना, यानी जनता सीधे चुन रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई शासन की भागीदार जनता कैसे बन गई, यहां से हमारा आंसर अब शुरू हो गया, है ना। मतलब ये तो हमने एक
ऊपरी तौर पर ये इनके बारे में कह दिया कि इन्होंने व्यवस्था क्या की। अब जब इन्होंने ये व्यवस्था की तो क्या हुआ कि भाई अब जनता अपने प्रतिनिधि के जरिए यहाँ पर शासन में संचालन की भागीदार बनने लगी। अब जनता सीधे जाके तो शासन करेगी नहीं, तो क्या व्यवस्था की गई है कि जनता के प्रतिनिधि चुने होंगे और फिर वो इनकी तरफ से काम करेंगे, है ना। तो हमें यही बताना है, जनता की भागीदारी ही बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप, यदि आपको ये नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर जनता अपने बीच से प्रतिनिधि को चुनकर शासन संचालन की भागीदार बन गई। कैसे बन गई? अपने प्रतिनिधि चुन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहला पैराग्राफ देख लिया। पहला पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि दोनों संशोधनों ने क्या व्यवस्था की और अब जनता कैसे भागीदार बन रही थी। अब आगे के पैराग्राफ में हमने कहा है कि दोनों जो संशोधन थे उन्होंने पंचायतों को 29 विषय और नगरीय निकायों को 18 विषय सौंपे, है ना, जिनमें स्थानीय महत्व के अनेक विषय जैसे कृषि, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सड़कों का निर्माण, साफ सफाई आदि शामिल हैं। मतलब इन विषयों में जो विषय इनको सौंपे हैं उन्हीं विषयों को मैंने, उनमें से ही कुछ विषयों को यहाँ निकाल के रख दिया है। तो हमने क्या कहा कि हम कह रहे थे कि जनता के प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, मतलब अब जनता यदि चुन रही है उनको तो जनता की राय उनके लिए मायने रखती है। जनता को ना खुश करके तो वो कोई काम करेंगे नहीं। तो यानी स्थानीय विषय के इतने, जो स्थानीय महत्व के इतने विषय जो इनके पास हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जनता अपने प्रतिनिधियों के जरिए इन विषयों पर जनता काम कर रही है जो स्थानीय महत्व के विषय हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जन भागीदारी इसमें भी हो गई, है ना, यानी जनता, हमने आगे कह दिया कि जनता प्रतिनिधि चुन रही थी और वो प्रतिनिधि इन विषयों पे आके काम कर रहे थे, है ना, यानी यहां भी जनता की भागीदारी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैंने नोट्स में एक डायग्राम यूज किया है जिसमें मैंने बताया है कि भाई यदि जनता की भागीदारी हो भी रही है या ये संशोधन भी आए जिन्होंने क्या किया, स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए हैं, तो उनका महत्व क्या निकल के आ रहा है। तो आंसर में हम चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हमारे क्वेश्चन की डिमांड हो। वैसे हमें विशेषकर क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार अपने शब्द चुनने हैं, इसलिए मैं मटेरियल आपको ज्यादा दे रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये महत्व के लिए आप लिख सकते हो। यदि उसमें सिर्फ पूछा है तो भाई हम एक डायग्राम महत्व का बता भी सकते हैं कि इसका क्या महत्व निकल के आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्या हो रहा है कि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो रहा है, क्योंकि भाई जनता को पता है कि ये हमारे संसाधन हैं, आगे भी हमारे काम आने वाले हैं, तो वो इसका क्या कर रही है, अच्छे से उपयोग कर रही है, उचित तरीके से उपयोग कर रही है, ताकि फालतू का क्या हो, वेस्ट ना हो संसाधन। ठीक है, एक ये हो जाता है। विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन में सहयोग, भाई जनता की आवश्यकताएं क्या हैं उसके अनुसार योजनाएं बन पा रही हैं और वो उन योजनाओं में क्या कर रही है, जब चूंकि वही जनता ने ही वो योजनाएं बनवाई हैं तो वो उनको अच्छे से क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी उनका अच्छे से हो जाता है, यानी वो लागू भी अच्छे से हो जाती है, जनता उन्हें अपना लेती है। थर्ड, हमने कहा कि राजनीतिक समझ परिपक्व हो रही है, मतलब स्थानीय स्तर पर अब जब वोटिंग हो रही है, वयस्क मताधिकार पे आपके प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, तो आप में क्या आ रही है, राजनीतिक समझ आ रही है, आपको अपना अधिकार पता चल रहा है, आपको अपने दायित्व पता चल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जब आपको आपके अधिकार पता चल रहे हैं तो ना कि सिर्फ जो स्थानीय स्तर का प्रशासन है वो अच्छे से चल रहा है, वो उत्तरदायी बन रहा है, बल्कि आपको राजनीतिक समझ आ रही है, तो आप लोकतंत्र के आगे के स्तरों में भी भागीदार बन रहे हो, है ना, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये संशोधनों ने क्या किया, जन भागीदारी इस तरह से भी सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि राजनीतिक समझ बढ़ा रहा है तो जन भागीदारी फिर शासन के अगले स्तरों पर भी पहुंच रही है। ठीक है, अगला है स्थानीय विशेषकर ग्रामीण अब समस्याओं से अवगत, या आवश्यकताएं भी लिख सकते हो। देखो, केंद्र में सरकार बैठी थी, राज्य में बैठी थी, है ना, लेकिन स्थानीय स्तर पर क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या उनकी जरूरतें हैं, ये बहुत अच्छे से क्या था,
सरकारों के पास पहुंच नहीं पाता था, इसलिए तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, कुछ विषय उनको दे दिए ताकि वहां की जरूरतें आप वहीं पूरी कर सको, क्योंकि इतने ऊपर से आते आते चीजें अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो पाता है। तो क्या हो रहा है, स्थानीय, और मैंने स्थानीय चूंकि शहरों पर तो एक बार गवर्नमेंट फिर भी ध्यान दे लेती है क्योंकि उनका आर्थिक महत्व काफी हो जाता है, लेकिन मैंने कहा कि विशेषकर ग्रामीण समस्याओं से भी क्या हो रहे हैं, अवगत हो रहे हैं यहाँ पे। और अभी कैसे हो रहे हैं, जब हम ये एक्सप्लेन करेंगे इस आंसर को तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक डायग्राम आप अपने आंसर में इस तरह का भी यूज कर सकते हो, यदि करना चाहो तो पूरा पैराग्राफ में लिखना चाहो तो वो भी सही है, या क्योंकि हमने जो बातें कही गई हैं सभी जन भागीदारी की हैं, तो यदि उन बातों को ही आप शॉर्ट शॉर्ट में पॉइंट बना के कह सकते हो तो सिर्फ पैराग्राफ में आपका आंसर नहीं रहेगा, आपका आंसर अच्छा दिखेगा, उसका मन करेगा चेक करने वाले का कि हाँ भाई कुछ इसने अच्छा किया है तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। पूरा हो सकता है वो ना पढ़ने बैठे, है ना, तो कुछ कुछ चीजें देख के चला जाता हो, तो इस तरह से आंसर फ्रेमिंग में आपकी मदद कर सकता है ये डायग्राम भी, या आप अलग तरह से पॉइंट भी कुछ भी बना के वहां पे लिखोगे, एक अच्छा प्रेजेंटेबल बना देना आंसर को, ऐसा है ना। चलिए, तो आगे भी इसमें जन भागीदारी के संबंध में क्या कुछ चीजें कही गई हैं हम आगे देखते हैं। अब हम आगे क्या कह रहे हैं कि पहले हम कह रहे हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायतों की व्यवस्था हुई, हम आंसर में पहले उसका लिख देते हैं। तो हमने क्या कहा कि यदि बात पंचायतों की करें, है ना, पहले बात काय की करें, पंचायतों की, तो इनमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने वाला सबसे प्रमुख प्रावधान ग्राम सभा का है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होती है, पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता सदस्य होते हैं, मतलब ग्राम सभा में हमने देखा ही था कि सभी मतदाता पंचायत क्षेत्र के ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, यानी सबसे ज्यादा भागीदारी तो वही हो रही क्योंकि पूरे मतदाता उसके सदस्य हैं। ठीक है, और हमने क्या कहा गया है, तो भाई इसकी जन भागीदारी ये कैसे हो गई, तो राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदत्त पर्याप्त शक्तियों और समय समय पर अपनी बैठकों द्वारा ये ग्राम प्रशासन या ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करते हैं और उन्हें अपने सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं। व्यवहारिक रूप से वो नहीं होता, वो बात अलग है, लेकिन अवधारणा तो ग्राम सभा की इसी प्रकार से लाई गई थी, व्यवस्था तो ग्राम सभा की इसी उद्देश्य से की गई है ना, कि क्या होगा, समय समय पर जो ग्राम पंचायतें होंगी वहां ग्राम सभा की बैठकें होंगी, वो वहां के लोग जो मतदाता होंगे वो जो भी इन्हें विषय सौंपे गए हैं उन पे अपना सुझाव देंगी, उनसे सवाल जवाब करेंगी कि आपने कितना काम किया, क्या क्या काम किया आपको, मतलब इस तरह की, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे विधायिका में होती है ना, विधायिका में चर्चा होती है, तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट तो ग्राम सभा का यहाँ लाया गया है कि आप पूछ सकते हो अपने प्रतिनिधि जिन्हें आपने चुना है कि आप क्या काम कर रहे हो और क्या क्या काम आपने किए हैं, इस संबंध में आप सवाल जवाब कर सकते हो, अपनी समस्याएं बता सकते हो, ग्राम सभा में अपने सुझाव दे सकते हो। तो कॉन्सेप्ट तो ग्राम सभा का इसी उद्देश्य से लाया गया था, व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता है वो अलग बात है ना, लेकिन नियम कानून तो यही कहते हैं कि भाई ग्राम सभा ये सब करेगी। ठीक है, तो हमें तो जो व्यवस्था है उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है ना। अब हम सरकार में जाके सरकार की आलोचनाएं करने तो भिड़ नहीं जाएंगे कि भाई कोई ग्राम सभा ऐसे काम ही नहीं करती, है ना, लेकिन ग्राम सभा को इस संबंध में ग्राम सभा को लाया तो इसीलिए गया है ना। तो हमने आगे ये बता दिया कि जन भागीदारी किस प्रकार से ग्राम सभा के जरिए हो रही है और जो विषय और जो कार्य उनको सौंपे गए हैं ग्राम प्रशासन के संबंध में ग्राम पंचायतों को, वो क्या हो रहे हैं, और भी काम करती हैं पंचायतें, जनपद स्तर पर भी काम करेंगी, जिला स्तर पर भी जिला पंचायतें काम करेंगी, लेकिन हमने प्रमुख प्रावधान सबसे ज्यादा हमने ग्राम सभा का ही ले लिया क्योंकि सब कुछ लिखने के लिए हमारे पास शब्द सीमा नहीं है ना। तो एक कुछ बेसिक प्रावधान जो महत्वपूर्ण प्रावधान माना जाता है हमने वो लिख लिया। ठीक है, तो एक पैराग्राफ अगला हमारा ये निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है। अब अगला पैराग्राफ हमने क्या लिखा है, तो हमने अभी क्या कहा, हमने पहले पंचायतों के बारे में बात कर दी। अच्छा, यदि सिर्फ पंचायतों के लिए लिखने आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे, मतलब सिर्फ 73वें संविधान संशोधन के तहत आपसे पूछ लिया कि जन भागीदारी बताइए, तो वहां तो मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ में आपको ग्राम सभा की बात बता दी,
है ना, तो वो तो आप मेंशन करोगे ही सही, वो तो सबसे बेसिक प्रावधान है। ठीक है, यदि आगे भी आपको उसके बारे में लिखना होगा तो अभी जैसे ही आंसर खत्म होगा हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रावधान अभी आपके यहाँ से निकल के आएंगे तो आप इस संबंध में चर्चा वहां से कर लेंगे, है ना। तो हम आगे का देख लेते हैं, आगे के पैराग्राफ में क्या लिखा है, फिर हम अलग अलग भी कैसे लिख सकते हो वो भी देख लेंगे। इसलिए मैंने शब्द सीमा सिर्फ 200 नहीं रखी, मैंने लगभग 350 के आसपास शब्द सीमा में आपको आंसर कराया है, ताकि आपको कंटेंट सभी तरह का मिल जाए। ठीक है, तो अगला हमने पहले नगरीय निकाय, पहले ग्रामीण निकायों की बात कर ली, यानी पंचायतों की बात कर ली। अब हम नगरीय निकायों की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन के तहत। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही उनको बता चुके हैं कि भाई इन संशोधनों के तहत इनकी व्यवस्था हुई थी। तो हमने क्या कहा कि नगरीय निकायों की बात यदि अब हम कर रहे हैं तो प्रत्येक वार्ड में प्रतिनिधि जनता सीधे चुन के भेजती है, ये संविधान में ही प्रावधान कर दिया था। और हमने आगे कर दिया कि भाई मध्य प्रदेश में वर्तमान में तो महापौर, जो नगर निगम का प्रमुख होता है, उसका चुनाव भी जनता करती है, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ना। तो हमने एक तरह से जनता की भागीदारी स्टार्टिंग में यही बता दी कि जनता भी अपने प्रतिनिधि सब तीनों तरह के निकायों में भेज रही है, और महापौर को तो वो प्रत्यक्ष खुद ही चुन के भेज रही है, और यहाँ भी इनके प्रतिनिधि अध्यक्ष चुनेंगे। तो यानी इनके जो विषय हैं, अब इन पर भी जो काम करेंगी तो कौन करेगी, एक तरह से जनता के प्रतिनिधि ही कर रहे हैं, तो जनता की भागीदारी यहां भी हो गई। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। अब आगे का पैराग्राफ हमने क्या लिखा है अपने नोट्स में, तो इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 243 ZD, इसमें क्या था, जिला योजना समिति, और अनुच्छेद 243 ZE, इसमें थी महानगर योजना समिति। ये हम अनुच्छेद अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, के तहत बनने वाली क्रमशः जिला योजना समितियों और महानगर योजना समितियों के कई सदस्य पंचायतों और नगरीय निकायों के ही प्रतिनिधि होते हैं। हमने क्या कहा था, यहाँ 4/5 सदस्य नगरीय निकाय और जिला पंचायत से आ रहे थे, और यहाँ भी नगरीय निकाय से दो तिहाई सदस्य नगरीय निकाय से आ रहे थे, और नगरीय निकाय से और पंचायतों के अध्यक्ष आ रहे थे। ठीक है, ये चीज हम देख चुके थे, है ना। यहाँ यानी यहाँ कम से कम 4/5 सदस्य आ रहे थे, और यहाँ 2/3, ये तो कम से कम थे। यदि राज्य विधानमंडल और भी व्यवस्था कर देता तो हो सकता है पूरे ही वहां से आए, है ना। हालांकि कुछ, क्योंकि इनका काम इस तरह से होता है तो कुछ विशेषज्ञ वगैरह भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन ये तो कहा गया था कि कम से कम इतने तो होंगे, तो वही कहा गया है। यानी इतने प्रतिनिधि यदि नगरीय निकायों से और पंचायतों से आ रहे हैं, जो कि जनता के ही प्रतिनिधि हैं, तो यानी इन जो योजना समिति है जिला स्तर पर और महानगर स्तर पर, उनमें भी जनता की भागीदारी हो गई, जनता की भूमिका हो गई, क्योंकि उसने वहां तक अपने प्रतिनिधि भेजे, है ना। यानी उसके द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि इस समितियों में आए, और ये समितियां काम क्या कर रही हैं, जो इन दोनों स्तर के निकायों की जो भी योजनाएं बन रही हैं, यानी पंचायत और नगरीय निकाय जो भी योजनाएं बना रही हैं, ये समितियां उनका समेकन करती हैं, है ना। यानी ऐसा ना हो कि जिले की शहरी स्तर की योजनाएं अलग भग रही हैं, गांव की अलग भग रही हैं, ऐसा ना हो, वो एक साथ विकास के रूप में काम कर सके, तो उनका समेकन करती हैं, और पूरे जिले, है ना, जो जिला योजना समिति होती है वो जिले के लिए, और जो महानगर योजना समिति होती है वो महानगर के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करके राज्य सरकार को भेजती है। मतलब अब आप समझ रहे हो, जनता के प्रतिनिधि जिला योजना समिति में आए तो पूरे जिले की जो विकास योजना तैयार करनी थी, जिसका प्रारूप तैयार करना था, वो प्रारूप तैयार करके राज्य सरकार के पास गया। यानी अब पूरे जिले का विकास कैसे होगा ये जनता तय कर रही है एक तरह से, क्योंकि उसके प्रतिनिधि तय कर रहे हैं ना। तो यानी अपनी योजना, अपने लिए योजना बनाने का काम भी कौन कर रही है, जनता कर रही है ना। और सेम महानगर में है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जनता के प्रतिनिधि यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के जरिए अपने जिले के लिए, उसके क्षेत्र में जो महानगर आ रहा है उसके लिए विकास योजनाएं भी तैयार कर रही है, और उसके अनुसार ही, क्योंकि भाई लोगों की इच्छा ही ये है,
उनकी जरूरतें ही वही हैं, तो उनके अनुसार ही फिर राज्य सरकार उस जिले या महानगर के लिए योजनाएं बनाएगी। तो यानी जनता की भागीदारी राज्य सरकार की योजनाएं तैयार करने तक भी होने लगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं, इन संशोधनों के बाद स्थानीय स्तर पे भी आगे के भी जो स्तर होंगे वहां तक जनता की पहुंच हो रही है। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। पहले हमने क्या देखा, इनको बता दिया कि दोनों संशोधन के तहत क्या व्यवस्था हुई और उन संशोधनों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जनता को शासन का भागीदार बना दिया। आगे का पैराग्राफ हमने देखा कि कुछ विषय जो स्थानीय महत्व के हैं ने सौंपे गए हैं, यानी जनता के प्रतिनिधि या यूं कहें कि जनता अपने प्रतिनिधियों के जरिए उन विषयों पर नियंत्रण कर रही है, उन विषयों पर काम कर रही है। ठीक है, फिर आगे हमने देखा कि उसका महत्व क्या निकल के आ रहा है। यदि जनता भागीदार बन रही है और भागीदारी कर रही है तो उसके लिए और क्या क्या उसके महत्व साबित हो रहे हैं, हमने एक डायग्राम के रूप में वो देख लिया। आगे बात हमने पहले पंचायतों की कर दी थोड़ी सी कि पंचायतों में जन भागीदारी कैसे हो रही है, फिर हम अब नगरीय निकायों की कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां तक तो हमने पहले पंचायतों की कहा और नगरीय निकायों की कहा। अब यहां से आगे के जो पैराग्राफ होंगे अब दोनों का कंबाइंड चलने लगेगा। ठीक है, चलिए तो आगे अब हमने क्या लिखा है, हमने ग्राम स्तर की यानी पंचायतों की बात कर ली, नगरीय निकायों की बात कर ली। अब आगे हमने क्या लिखा है, अब हमने दोनों के लिए लिखा है कि इतना ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके प्रतिनिधि ही चुन के कौन भेज रही थी, जनता भेज रही थी, बल्कि जो क्या है कि जो पंचायतों और नगरीय निकायों में जो जनता द्वारा चुने गए जो क्षेत्रीय विधायक और सांसद होते हैं ना, वो भी पदेन सदस्य होते हैं। हमने देखा था जब हम इनकी संरचना देख रहे थे तब हमने देखा था कि क्षेत्रीय विधायक और सांसद जो होंगे इनके दोनों स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे भी और शहरी स्तर पे भी इन निकायों के पदेन सदस्य माने गए थे, है ना। तो अब आप समझ रहे हो कि विधायक आपकी विधायिका में जा रहा है, यानी सरकार जो कानून बना रही है, राज्य सरकार जो कानून बना रही है उसमें उसका योगदान है, सांसद केंद्र सरकार जो योजना बना रही है उसमें उसका योगदान है। यानी अब आपकी चीजें केंद्र और राज्य स्तर तक आपकी आवश्यकताएं पहुंचेंगी, आपकी जरूरतें पहुंचेंगी, आपकी राय पहुंचेगी। यानी जनता इन निकायों के जरिए अब अपने इन विधायकों को सदस्य बना रही है और ये विधायक अब उसकी मांगों को केंद्र और राज्य तक भी लेके जाएंगे। ठीक है, तो यही कहा गया है कि पदेन सदस्य होते हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं व केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों व कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है, तो यानी आप जनता की भागीदारी, जनता के ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी स्थानीय स्वशासन में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। और यदि हम संविधान संशोधनों की ही बात करें तो इन संशोधनों में भी ये व्यवस्था की गई थी कि पदेन सदस्य, मतलब ये व्यवस्था संविधान में ही है कि विधायक और सांसद उसके सदस्य होंगी। तो क्यों ये व्यवस्था की गई है, ताकि जनता जब राज्य और केंद्र लेवल पे भी अपने प्रतिनिधि चुन रही है तो यहाँ की आवश्यकताएं उन सरकारों के पास भी पहुंच सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जनता की भागीदारी इस प्रकार से भी हो गई, अपने विधायक और सांसद के जरिए भी हो गई, वहां पे वार्ड के मेंबर तो जो थे उनके जरिए तो स्थानीय विषयों के संबंध में तो हो ही रही थी, और यहाँ अब राज्य लेवल पे और केंद्र लेवल पे भी जनता का प्रतिनिधित्व या जनता के प्रतिनिधि अपने द्वारा उन जनता की राय या जनता के जो भी निर्णय है सरकार के उनको जनता की राय उनको प्रभावित कर रही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जनता उसी चीज को एक्सेप्ट करेगी ना जो उसके लिए होगा, जरूरी होगा, नहीं तो वो उसका विरोध करेगी और आपको दोबारा चुन के जाना है तो आपको जनता की आवाज उठानी होगी। तो यानी अपने प्रतिनिधियों के जरिए अब जनता यहाँ भी और आगे भी क्या कर रही है, अपना योगदान दे रही है, अपनी भूमिका निभा रही है शासन संचालन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पैराग्राफ हमने क्या लिखा है अपने आंसर में कि इन निकायों में महिलाओं और पिछड़ी जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण है। हमने देखा था कि जब हमने देखा 73वें संविधान संशोधन ने भाग 9 जोड़ा था संविधान में और 74 ने भाग 9A जोड़ा था, तो उनमें हमने प्रावधान देखे हैं संविधान में कि इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है अनुच्छेदों में। ठीक है, तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। तो यानी आरक्षण की व्यवस्था जब की गई है तो क्या किया गया है, इन्हें ना तो सिर्फ
इस उद्देश्य से इनके लिए आरक्षण किया गया ताकि ये समाज की मुख्य धारा में आ सके, विकास की मुख्य धारा में आ सके, बल्कि उन्हें मुख्य धारा में लाकर किया जा सके, समाज और देश की विकास में सभी वर्गों का योगदान सुनिश्चित कराया जा सके। ये इनका उद्देश्य है आरक्षण का। ठीक है, तो एक तरह से जनता, यानी मैं क्या कह रही हूँ, सभी वर्गों का योगदान हो रहा है। तो ये बाकी सब जो वर्ग हो गए वो जनता ही तो हुई है ना। तो जनता की भागीदारी यहाँ ये संशोधन इस तरह से भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यानी जो लोग पिछड़े हुए थे अब उनको भी भागीदार बना दिया है शासन में। अब सोचो, आरक्षण के जरिए वो कुछ विषयों पर शासन संभाल रहे हैं, है ना। तो यानी शासन में भागीदारी वो हुए, है ना, जनता की भागीदारी इस प्रकार से भी हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हमने क्या लिखा है कि जनता कुछ प्रकार के कर और शुल्क भी इन निकायों को चुकाती है। हमने आपको बताया था कि कुछ कर लगाने की शक्तियां कुछ विषयों पर पंचायत के पास थी, कुछ फीस, कुछ शुल्क भी वो वसूलती थी, और कुछ नगरीय निकाय भी वसूलते हैं। तो इन सबको, इन करों को चुकाकर क्या करती है जनता, देश की आर्थिक प्रगति में भी सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, तो यानी इन निकायों के जरिए जनता कुछ चीजों पे कर दे रही है और अपना योगदान या अपनी भागीदारी कहाँ पे कर रही है, देश के आर्थिक विकास में या आर्थिक प्रगति में कर रही है। ठीक है, आगे काफी शब्द सीमा हो गई, और भी हम चीजें यदि जो भी हमें जनता की भागीदारी से निकायों में समझ में आए हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी इतने वर्ड बहुत हैं, है ना। यहाँ से और नहीं तो आपके आराम से यदि आपसे 50 शब्द में भी पूछ लिया गया तो वहां भी बन जाएगा, और एक अलग से 200 शब्द में भी पूछ लिया गया तो वहां भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपसे कहा गया है, ये 2-3 लाइन का निष्कर्ष मैंने लिख दिया है हाल फिलहाल के लिए, लेकिन आप इससे अच्छा निष्कर्ष यदि आपको आंसर पढ़ने के बाद जिस वे में आप अपने आंसर को फ्रेम करोगे, उस आंसर फ्रेमिंग के बाद एक छोटा सा 2-3 लाइन में निष्कर्ष आप भी लिख देना, है ना, जिस हिसाब से आपने अपने आंसर को फ्रेम किया हो उस हिसाब से। मैंने इस आंसर को जिस तरह से फ्रेम किया था उसका मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक निष्कर्ष मैंने निकाल दिया है। यानी कहा जा सकता है कि इन संशोधनों यानी 73 और 74 जो संविधान संशोधन है, उन संशोधनों ने क्या किया है, सबका साथ और सबका विकास, है ना, मतलब पूरी जनता का साथ भी और साथ में फिर सबका विकास भी, जनता का भी, देश का भी, है ना। जो आजकल ये शब्द चल रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास बोलते रहते हैं, तो हमने उसी का लिख दिया है कि सबका साथ सबका विकास की जो संकल्पना है उसको साकार रूप देने में ये अपने काफी योगदान दे रहा है ना। यानी अभी ये सबका साथ सबका विकास हुआ तो नहीं है, तो योगदान दे रहा है, दे रहे हैं ये दोनों संशोधन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपनी आंसर फ्रेमिंग जिस हिसाब से किया उसका निष्कर्ष मैंने ये निकाल दिया। आप अपना आंसर जिस हिसाब से फ्रेम करो उसका निष्कर्ष आप निकाल सकते हो, चाहे तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आई होप अब आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। वैसे तो यदि सिर्फ 73वें संविधान संशोधन के तहत जन भागीदारी पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, वहां हमने सिर्फ ग्राम सभा की बात की थी आंसर में, फिर उसके आगे आपको और भी चीजें ऐड कर सकते हो कि भाई सरपंच भी प्रत्यक्ष चुना होता है, यानी गांव का मुखिया प्रत्यक्ष चुना होता है। इनके विषयों को भी विस्तृत कर सकते हो कि इन इन विषयों पर ये काम करती हैं, जिन पे क्या करती है, जनता के प्रतिनिधि नियंत्रण रख रहे हैं। हालांकि वो हम ग्राम सभा में कह चुके हैं। फिर आगे हम उसी चीज को जहां हमने दोनों के लिए कहा है, जो सांसद और विधायक जो सदस्य बन रहे थे, तो यहाँ हमने दोनों के लिए कहा है क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे थे। यदि वहां सिर्फ आपसे 74 या 73वें संविधान संशोधन किसी एक का पूछा है तो आप उसमें एक में बता सकते हो, क्योंकि ये दोनों पदेन सदस्य तो दोनों में ही रहते हैं, तो आप बता सकते हो कि भाई इनके ये पदेन सदस्य होते हैं जो स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं के साथ राज्य लेवल पे और फिर केंद्र लेवल पर जो भी नीतियां कार्यक्रम बनती हैं उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। मतलब स्थानीय स्तर की या लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग नीतियां बननी भी चाहिए, और वो कैसे उनकी वो नीतियों का क्रियान्वयन होगा उसका ये सबका ध्यान रखते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है, हमने आगे और देखा था कि कर चुकाती हैं या आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, तो ये दोनों में ही थी। तो यदि हम पंचायतों की सिर्फ बात करेंगे तो पंचायतों के लिए भी लिख सकते हैं,
और नगरीय निकायों की बात करेंगे तो सिर्फ नगरीय निकायों के लिए भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यदि आपसे किसी भी तरह का यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप कवर कर सकते हो। ये कुछ डायमेंशन चीजें मैंने कवर की हैं। यदि आपकी व्यवहारिक नॉलेज में और भी चीजें हो जहां से जनता की भागीदारी इन स्थानीय निकायों के जरिए सुनिश्चित हो रही हो तो आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने पहली बार लिखा है तो मैंने इतने डायमेंशन कवर कर लिए। हो सकता है अब इसको पढ़ने के बाद मुझे और चीजें याद आ जाए तो मैं और ऐड कर दूं। क्या पता आपको जो नोट्स आपको मिलेंगे उसमें एक दो लाइन और किसी चीज की ऐड होके मिल जाए, है ना। तो ऐसा है, और मतलब पर्याप्त इसमें आप कुछ भी फेर बदल कर सकते हो अपने हिसाब से। एक 200 शब्द का आंसर बढ़िया से तैयार करना। यहाँ तो ये शब्द लगभग 300 साढ़े 300 हो गई थी। जब मैंने पेज पे देखा था तो लगभग 3.5 पेज आसपास हो गए थे। तो यहाँ तो हमें 2 ही पेज भरने हैं वहां पे, है ना, लॉन्ग आंसर में। तो आप उस हिसाब से इस आंसर को थोड़ा समराइज कर लीजिए, चीजें अपनी जो मेन आप कहना चाह रहे हो या जो क्वेश्चन की डिमांड हो उसके हिसाब से आप यहाँ इस कंटेंट में से उठा के चीजें रख देना, ठीक है। चलिए, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ये हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया आपका। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब मैं, जो आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कई लोग, तो मैं आपके क्वेश्चन ले लेती हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मैम मेंस का सिलेबस क्या है। अच्छा, ठीक है। तो मेंस का सिलेबस या तो नोटिफिकेशन आई थी तब रोजगार निर्माण में भी प्रकाशित होता है। यदि आपने वहां से कलेक्ट करके नहीं रखा है तो एमपीपीएससी की साइट पे जाइए और 2021 के लिए जो सिलेबस डला है उस सिलेबस को डाउनलोड करिए। प्री और मेंस दोनों का है ना। वैसे तो वहां से सब समझ में आ ही जाता है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट चीजें लिखी हैं कि कितने पेपर होंगे, कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, वो सब कुछ, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वो सब आपको वहां पे पता चल ही जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कॉपी अब ऐसी आने लगी है ना 2020 से, कि आपको ऊपर क्वेश्चन लिखा मिल जाएगा, फिर जो आपकी वर्ड लिमिट होगी उसी हिसाब से आपको लाइनें मिलेंगी, फिर अगला क्वेश्चन आपको लिखा मिल जाएगा, है ना। तो जब आप आंसर राइटिंग करो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी कहना चाहो वो उतनी शब्द सीमा के अंदर सिमट जाया करे, है ना। क्योंकि हम अगला क्वेश्चन लिखा आ जाता है तो फिर हमारे पास यदि लाइनें नहीं है तो हम अपना आगे आंसर कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो यदि आपने कहीं से भी देखा है इस तरह का कि कॉपी होती है पूरी, तो अब ऐसे नहीं आता है ना। अब कैसे आता है, क्वेश्चन ऊपर लिखा रहता है और शब्द सीमा के हिसाब से आपको लाइनें दी रही होती है, ठीक है। अब अगला क्या पूछ रहे हो आप, कट ऑफ। तो देखिए, कट ऑफ पे मैं तो इस संबंध में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मेरा मानना है कि यदि कोचिंग वगैरह वाले कोई निकाल भी रहे हैं तो वो भी बोलते हैं कि 2-4 ऊपर नीचे चला जाएगा। अब 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे मतलब समझ रहे हो, एक क्वेश्चन के चक्कर में 100-200 बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो 2-4 की तो बात ही अलग है ना। हालांकि आसपास होने का आपको अंदाजा लग जाता है तो उस हिसाब से आप आगे की रणनीति तय कर सकते हो। तो वो चीज है, बाकी कुछ नहीं है। कट ऑफ एग्जैक्ट तो आयोग को ही पता है, तो कट ऑफ ना मैं कभी किसी का देखती हूँ ना इस संबंध में डिस्कस करती हूँ। हाँ, आगे की रणनीति आपकी क्या हो सकती है वो अभी हम बात कर लेंगे इस संबंध में, शायद आगे क्वेश्चन भी है इसका, है ना। तो कट ऑफ के चक्कर में मत बैठो, आगे की सोचो, आगे किस तरह से बढ़ना है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगला क्वेश्चन है कि मैम आंसर जो गलत दिए हैं आयोग ने, हाँ आयोग ने गलत आंसर दिए हैं, उनका क्या होगा। तो शायद आप पहली बार दे रहे हो प्री, और आयोग इस तरह के काम करता रहता है, हर बार का काम है उसका, कुछ आंसर वो गलत देता है, लेकिन ये आंसर सीट प्रावधिक होती है। अब जो आएगी वो फाइनल आंसर की आएगी। इस बीच आपको करना क्या है कि जिसपे भी आपको डाउट है और आपके पास कोई अच्छा सोर्स है तो सोर्स के साथ आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, आपत्ति लगा सकते हो, है ना। तो एमपीपीएससी की साइट पे जैसे ही वो लिंक आ जाए आपत्ति लगाने के लिए, तो लगभग 7 दिन का टाइम मिलता है और आप उन 7 दिन के भीतर आपत्ति लगा सकते हो। अच्छा, सोर्स का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आप किसी कोचिंग के नोट्स या अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आप नहीं लगा सकते, वो मान्य नहीं होते हैं।
या तो न्यूज़पेपर हो, कोई मैगजीन हो, या कोई गवर्नमेंट की इंटरनेट पे कोई गवर्नमेंट की साइट से आपको चीजें पता चली हो, या कोई स्टैंडर्ड बुक हो, एनसीईआरटी हो, इस तरह की बुक्सों के जो स्टैंडर्ड बुक हो, बुक उनमें से कुछ ही चीज सोर्स मान्य होते हैं, तो वो सोर्स आप लगा सकते हो कि उसमें क्या करना है आपको, जो हम जहां पे भी जो चीज लिखी हुई है उसका पिक लेना है, वो अपलोड करना है, नीचे आपको सोर्स लिखने के लिए आएगा, तो आपको सोर्स लिखना है। फिर आयोग क्या करता है, उस पर कमेटी बिठाता है, और यदि उस कमेटी को लगता है कि हाँ पर अच्छा सोर्स है जहां से दिया गया है, कहीं से भी उठा के, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरनेट पे कई तरह की कोचिंग्स वगैरह की भी साइट होती है, हालांकि वो लोग भी ऐसा नहीं है कि वो गलत प्रोवाइड करा रहे हैं, पर उसको आयोग मानता नहीं है ना। तो हर कुछ नहीं मानेगा, लेकिन कुछ नहीं हो अवेलेबल तो फिर कुछ तो सोर्स लगा ही देना, वो अलग बात होती है। लेकिन कोशिश करना, क्योंकि कुछ मिनिमम फीस लगती है, तो आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से एक फीस देनी होगी वहां पे। हालांकि पिछली बार तो आयोग ने इस तरह से कहा था कि हम ये फीस वापस लौटा देंगे, लेकिन आई कि नहीं आई वो तो पता ही नहीं चला, हमें अपने अकाउंट्स में भी नहीं दिखी वापस, है ना। तो देख लेना, हालांकि यदि आपको ऑब्जेक्शन है और आप सिलेक्शन के आसपास हैं, तो बकायदा आपके, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके 100% आंसर चेंज होने ही है ना। तो ज्यादातर सभी लोग लगाएंगे, लेकिन फिर भी किसी और के भरोसे मत बैठे रहना, क्या पता किसी और का वो गलत हुआ हो, तो वो व्यक्ति को क्या लेना देना आपके क्वेश्चन से, वो लगाए ही नहीं ऑब्जेक्शन, है ना। तो आप इस तरह से दूसरों के भरोसे मत बैठना, यदि सक्षम हो तो अपने क्वेश्चन पे आपत्ति आप लगा देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैम आगे की रणनीति, चलो इस पर अभी हम बात कर रहे हैं, कट ऑफ हो गया। अच्छा, कुछ मैसेज हैं कि मैम क्या पेपर बहुत सरल था, तो देखिए मेरे हिसाब से पेपर बैलेंस्ड था। सरल नहीं कहेंगे, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे आ गए थे, तो लोगों ने क्या कर दिया, हवा बना दिया, और फिर आंसर सीट आई तो अपने आप सब डाउन पे चले गए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरल नहीं, मैंने आपको मैसेज किया था कि अच्छा आया था, मतलब पेपर अच्छा आने का मतलब पता क्या होता है, कि जो ना सिर्फ पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा था, और जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा था, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो, जो हम पहली बार में ही चीजें पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो काफी क्वेश्चन उस हिसाब से थे, है ना। ऐसा नहीं था कि बहुत डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए जब जाके आप आंसर सॉल्व कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो वो फायदा कब हो जाता है, जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, यदि क्वेश्चन वैसे आते हैं तो फिर जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है उस टाइप का पेपर। और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो बेचारा इतना सारा सिलेबस है, ऊपर ऊपर ही पढ़ के जाएगा पहली बार में, तो पेपर अच्छे का मतलब ये होता है कि दोनों के हिसाब से था। और आप यदि निकाल के देखोगे प्रीवियस पेपर पीएससी के, तो वो इस बात का बकायदा ध्यान रखता है कि भाई जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी जगह मिल सके, है ना। तो हर बार ऐसा ही होता है, कभी कभी बीच में झटका दे देता है, और जो जरूरी भी है, ताकि तुम बिल्कुल समझ ना जाओ पैटर्न को कि भाई क्या आएगा, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो उस टाइम कट ऑफ मट ऑफ भी थोड़ा प्रभावित होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं सरल का नहीं कहूंगी, मेरे हिसाब से पेपर अच्छा था। हाँ, पिछली बार थोड़ा ऐसा था कि पिछली बार का यदि आप पूछ रहे हो, तो पिछली बार ऐसा था कि कथन वगैरह ज्यादा दे दिए थे कि ये किसने कहा है, वो किसने कहा है, तो इस तरह की चीजें ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है, तो हो सकता है कट ऑफ में थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन का अंतर इस बार आ जाए, बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा, है ना। तो ये चीजें हो सकती हैं। और अच्छा, अब बाकी आप पूछ ही रहे हो कि मैम हमारे इतने नंबर हैं, इतने नंबर हैं, तो अब क्या करें, है ना। तो देखिए क्या करने का, तो क्या होता है कि यदि आप 50 क्वेश्चन से, जीएस की बात कर रही हूं मैं, आप यदि सिविल में हो तो, है ना, जाहिर सी बात है ये टॉपिक पढ़ने आप यहाँ पे आए हो तो आप सिविल वाले ही होंगे, है ना, या सिविल और फॉरेस्ट दोनों वाले होंगे। तो फॉरेस्ट के सिलेबस का मैं नहीं करवा रही हूँ, तो उसका नॉलेज फिलहाल मुझे उतना नहीं है, लेकिन सिविल वालों के लिए बात कर रही हूँ। तो कट ऑफ आपका फर्स्ट पेपर पे ही जाता है, जीएस वाले पे ही जाता है। तो यदि आप 50 से भी नीचे रह गए इस वाले प्री में, क्योंकि अच्छा पेपर था, यदि आप 50 से भी नीचे रह गए तो आपको बिल्कुल प्री का सिलेबस दोबारा से उठा लेना चाहिए और अच्छे से उसको तैयार करना चाहिए। लेकिन यदि आप 60 से ऊपर चले गए, तो मैं कहूंगी कि आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि 60 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी है कि बेसिक सब्जेक्ट या जो प्री और मेंस में कॉमन होते हैं वो चीजें आपको अब मेंस के हिसाब से भी पढ़ना है और प्री के हिसाब से भी, है ना। अब तैयारी आपकी ऐसे होनी चाहिए, है ना। तो मेंस की तैयारी यदि आप 60 प्लस गए थे तो मतलब पहले स्तर की जो तैयारी थी वो ऑलमोस्ट आपने अच्छे से की है। चीजें आप यदि बार बार रिवाइज नहीं कर पाए हो, जो गलतियां हुई हो इस बार उनका विशेषकर याद रखना, वो रिपीट ना हो। और फिर चूंकि अभी प्री थोड़ा दूर है तो जैसे ही प्री आने वाला हो, क्योंकि 60 पे आपका मेंस तो होगा नहीं, मैं 60 प्लस वालों की बात कर रही हूँ और अभी फिर 70 के आसपास वालों की बात अभी हम करेंगे। तो मैं 60 से 70 वालों की बात कर रही हूँ जो इस बीच में है। हो सकता है इस बीच में लड़कियों का तो हो ही जाए सिलेक्शन, है ना। तो उनको तो मेंस पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन आप जिनको लग भी रहा है कि नहीं 60 के आसपास, 60 के और 65 के बीच में हो, उनका तो नहीं होगा, है ना भाई। कैटेगरीज वाइज थोड़ा बहुत अंतर आ जाए तो कह नहीं सकते हैं। हो सकता है यदि हो सकता है SC ST की जो गर्ल्स हैं उनका हो जाए, लेकिन वैसे पॉसिबिलिटी कम ही है। तो भी आपको मेंस पढ़ना है, यदि देना है तो भी मेंस पढ़ना है। और यदि आप मेंस नहीं भी दे रहे हो तो अभी प्री दूर है, आपको मेंस का सिलेबस, वो भी वो सिलेबस जो कॉमन है प्री का भी, तो आपको अब उसको पढ़ना चाहिए और मेंस के हिसाब से पढ़ना चाहिए। फायदा उसका क्या होता है कि एक तो जब आप मेंस दोगे तब वो चीजें आपकी कम हो जाएंगी, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन उतना ज्यादा आपको नहीं मिलता है और सिलेबस अपने आप में काफी है, बहुत ज्यादा है ना। तो उतना टाइम यदि कुछ चीजें आपकी ऑलरेडी कवर होंगी तो आपको वहां हेल्प करेंगी जब आपका प्री में हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप मेंस के नजरिए से जब उनको पढ़ते हो तो ही सॉल्व कर पाते हो, है ना। जैसे कथन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, दो तीन कथन आए कि इनमें से दोनों सही है, एक सही है कि तीनों सही है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्या होता है, अच्छे से मतलब मैं कहूंगी कि डिटेल में चीजों को पढ़, सिर्फ फैक्ट रटने से काम नहीं चलता है, डिटेल में चीजों को रटना पड़ता है, डिटेल में चीजों को देखने पड़ता है। सब्जेक्ट के प्रति अपनी समझ अच्छी से विकसित करनी होती है ना। तो इस तरह के बेसिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, MP हुआ, इस तरह से जो आपके मेंस में भी है चीजें और प्री में भी है, तो इन सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए ताकि ये आपके प्री के हिसाब से भी हो जाए और आगे मेंस में भी आपको काम दे। क्योंकि अब प्री थोड़ा दूर है तो अब दोबारा से अभी से प्री में भिड़ने का क्या मतलब। और जब जैसे प्री आने वाला हो तो आप अपनी क्षमता के अनुसार से देख लेना कि ये जो सिलेबस है प्री का उसे मैं 3 महीने में, क्योंकि मोस्टली चीजें अब जब आप ये बेसिक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे तो मोस्टली चीजें आपकी हो चुकी होंगी, है ना। फिर आपका सिलेबस कितना बचा है उसके हिसाब से आप अपना टाइम देख लेना कि मैं कितने टाइम में ये खत्म कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप फिर प्री के सिलेबस में लग जाना। साथ में आपको न्यूज़पेपर रखना ही है, उससे चीजें अपडेट रहती हैं और आप लोग देखते ही होंगे और प्रीवियस पेपर देखोगे ही। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारे सिर्फ किसी लास्ट में किसी मैगजीन को पलटने में हम सही नहीं कर पाते हैं। जैसे कई खिलाड़ियों के नाम है, अब कितने खिलाड़ियों के नाम रटोगे कि कौन किससे संबंधित है ना। जैसे इस बारी खिलाड़ियों के नाम पूछे हैं तो जब हमारे सामने वो नाम बार बार न्यूज़पेपर में आते रहते हैं तो वो सही हो जाते हैं। मेरे दोनों ही सही हुए, मैंने कभी याद नहीं किया था उनको, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ने में आए थे तो ऐसे कई बार आए तो याद रह गए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ये न्यूज़पेपर आपको हेल्प करता है। और न्यूज़पेपर में भी फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है, किसके यहाँ चोरी हुई, कौन क्या कर रहा है, इस तरह से नहीं पढ़ना है। काम की चीजें अपनी निकालो और आध पौन घंटा उसको रोज दो तो हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, रोजगार निर्माण, यदि आप ये जो 60-65 के बीच में है मैं उनकी बात कर रही हूँ। रोजगार निर्माण यदि आप लगा सकते हो तो हफ्ते में एक आध दिन उसके लिए भी डिसाइड कर लो कि इस दिन मैं रोजगार निर्माण के लिए, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं और उसमें जो भी चीजें आती हैं उसमें भी ऊपरी तौर पर उन पे भी नजर मार सको। मैगजीन पूरे मंथ, हर मंथ की नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। आप क्या करना, लास्ट में किसी एक अच्छी सी मैगजीन जिसमें कंटेंट अच्छा दिया हो वो आप उठा के ले आना ईयरली वाइज, और फिर उसको जो ऊपरी तौर पे चीजें होती हैं वो आपको उसमें मिली जाती है। ठीक है।
तो ये चीजें हो सकती है। साथ साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लगाते चला करो, जैसे कोई टॉपिक आपका प्री में नहीं हो रहा है, आपको पता है, तो कोई टॉपिक आपने पढ़ा है तो उसे मेंस और प्री में दोनों के हिसाब से पढ़ लिया, फिर उसके क्वेश्चन लगा लिए, है ना। तो ऐसे आपका ये प्री अगली बार आई एम श्योर इतना आप करोगे तो कंफर्म आपका प्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जो बाउंड्री पे हैं या जिनका मैं देख रही हूँ कि कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि हम 70 के आसपास हैं। तो यदि इतने हैं तो आपको कंफर्म मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप इतने मार्क्स लाते भी हो तो यदि इस बार आपका नहीं भी होता तो अगली बार हो जाएगा। और वैसे भी आपको प्री के सिलेबस में जो पढ़ना था वो आप 70 क्वेश्चन करके आए हो, 70 क्वेश्चन सही करके आए हो, तो यानी प्री का सिलेबस आपने अच्छे से किया है। तो अब आपको मेंस के सिलेबस पे बढ़ जाना ही चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको मेंस में जब आप पढ़ते हो तभी उनको सही कर पाते हो, है ना। तो आपको 100% अब मेंस में लग जाना चाहिए यदि आप 70 के आसपास हो। एक आध क्वेश्चन से यदि किसी का सिलेक्शन रहता भी है तो देखो मैं उसे असफलता नहीं मानती, मैं उसे सिलेक्शन रुकना नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि यदि वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा है तो एक दो क्वेश्चन तो हम गलती से गलत कराते हैं, तो वो 100% अंदर होगा। अगली बार यदि उसने मेहनत की है, वो इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचा है, तो वो जरूर अगली बार अंदर हो जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से ये सिलेक्शन रहना मैं नहीं मानती हूँ। मेरे हिसाब से आपके 70 तक आप पहुंच रहे हो तो आपको कंफर्म, वैसे तो चांसेस हैं, चलो बॉयज के ना भी माने, यदि गर्ल्स कोई पहुंच रही है 70 तक तो आपके तो चांसेस हैं, है ना। तो वैसे तो है ही सारी, लेकिन यदि बाई चांस नहीं होता है एक आध क्वेश्चन के चक्कर में तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप मेंस का अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्री आने वाला हो तो प्री का सिलेबस अब आपको रिवाइज करना है। और वैसे भी मेंस में आप उन चीजों को अच्छे से पहले करिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉमन हो, है ना, तो वो आपके प्री में भी काम आएंगे। तो ऐसा आप कर सकते हो, इस तरह से आप मेंस की भी कुछ चीजें तैयार करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए, अच्छा ये 2-3 क्वेश्चन और हैं। इनका है कि मैम प्री में हो रहा है, मेंस की कोचिंग करें क्या? अच्छा, देखिए कोचिंग बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके पास गाइडेंस नहीं है प्रॉपर, किसी का मतलब आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई मित्र हैं जो प्रॉपर इसकी तैयारी की हुई है पीएससी की, अच्छे से गाइडेंस यदि वो प्रोवाइड करा रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। लेकिन यदि आप ले सकते हो कोचिंग तो प्लीज लीजिए, है ना। मैं यहाँ किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर ही बता रही हूँ। जैसे मेरा जो बैकग्राउंड था, हम सरकारी स्कूल में पढ़े और फिर मतलब आप शायद यकीन नहीं मानोगे, हमें 10th में आके पता चला कि एबीसीडी क्या होती है ना। तो इस तरह के बैकग्राउंड यदि आपके रहे हैं तो बिल्कुल आपको कोचिंग की जरूरत है ना। काफी कुछ फायदा मिलता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाइए कोचिंग में, और कोचिंग में भी कौन सी में जाइए जो आपको, जहाँ पे अच्छी फैकल्टी हो। डेमो आपके लिए लगभग हर कोचिंग में अवेलेबल होता है, तो आप बकायदा कोचिंग जा सकते हो। क्या होगा कि अब चूंकि आपका प्री हो रहा है तो वो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको एक टीम देंगे जो आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट करा सके। ऐसी ही कोचिंग देख के जाना जहां पे प्रॉपर अच्छे से टीम हो आपके सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। सिलेबस याद रखना, ताकि जो 3 दिन का डेमो आप लो उसमें आप समझ सको कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना। तो इस तरह की कोई कोचिंग आप देख सकते हो बिल्कुल, यदि आप सक्षम हो तो कोचिंग। और मेरा मानना यह है कि यदि आपके पास गाइडेंस नहीं है तो आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है ना। क्योंकि वहां आपको कंपटीशन भी दिखता है और आपको मेहनत किस दिशा में करनी है वो भी पता चलता है। कुछ चीजें तो मैं बता ही रही हूँ, जितना मैसेज मुझे प्राप्त हो जाते हैं, आप लोग पूछते हो, उतना तो मैं भी आपको बता दे रही हूँ। लेकिन देखो मेरे पास कोई टीम नहीं है जो मैं आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका मेंस का सिलेबस कवर करवा दूं। हालांकि ये आप देखोगे इतने टाइम के भीतर पूरा 100% सिलेबस कोई कोचिंग पूरी नहीं करवा पाती है, लेकिन मोस्टली कवर करवा देते हैं, है ना। कुछ चीजें हमें खुद से भी करनी होती हैं, लेकिन मोस्टली सिलेबस वो कवर करवाते हैं। तो देखो एक टीम का होना बहुत जरूरी है। अब वो आपको उतनी फैसिलिटी दे रहे हैं तो उस हिसाब से वो फीस वगैरह भी लेते हैं आपसे, तो भाई सही भी है। कोई आपके लिए, वो एक टीम क्यों आपके लिए काम करेगी, उसकी रोजी रोटी कहीं से तो चलेगी ना।
तो ऐसा है। अच्छा, यदि आप नहीं आ सकते कहीं कोचिंग लेने के लिए, तो फिर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आजकल बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। मैं किसी का सजेस्ट तो नहीं करूंगी क्योंकि मैंने किसी का लिया नहीं है। आप वही चीज है, आप डेमो लीजिए, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो जो चीजें, जो टॉपिक मैं बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा सकूंगी वो तो मैं करवाऊंगी ही, लेकिन मैं आपके पूरे सिलेबस की गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस, उसके लिए एक पूरी टीम चाहिए, और टीम बनाने के लिए कोई फ्री में पढ़ाने तो नहीं आएगा भाई। लेकिन आप समझ सकते हो, है ना। तो आप कुछ देख लीजिए जो अपने आपके बजट में हो, और जिस गाइडेंस जरूरी होता है, यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है गाइडेंस, तो जी आपको बिल्कुल कोचिंग के किसी को, यदि आपका प्री में हो रहा है तो मेंस के मार्गदर्शन के लिए आपको किसी ना किसी की जरूरत है ना। तो वो गलतियां मत करिए, ताकि मेहनत सही दिशा में हो सके, ऐसा है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन थे आपके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, किसी को जरूरत हो तो शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि मैं कभी कभी वीडियो डालती हूँ, कंटिन्यू रोज नहीं डाल पाती हूँ, तो जब भी वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, कुछ और सवाल आपके होंगे तो अपन वहां पे डिस्कस कर लेंगे इस संबंध में। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।